दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन नीले आसमान में अलग अलग आकारों के, अलग अलग रंगों के उड़ते हुए पतंग, पेंच लड़ाते हुए पतंग तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपने इसके पीछे का क्या इतिहास है, पतंग उड़ाने के पीछे का क्या इतिहास है, पतंग उड़ने के पीछे का क्या साइंस है, हमारे देश में इसका क्या इतिहास रहा और कैसे यह चीन से उड़ते हुए ये भारत तक आ पहुंची, क्या कभी ये जानने की कोशिश की? तो नमस्कार, मैं हूं प्रियतम, स्वागत करता हूं फिर से एक नई ब्लॉग में। आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड और आज के ब्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे कि भारत में पतंग कैसे पहुंची, क्या इतिहास रहा और पतंग का सबसे पहला लिखित प्रमाण कब मिलता है, कैसे चीन से ये भारत तक आ पहुंचा और इसके पीछे का क्या साइंस है, वो सब कुछ इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने ये बातें कही थी कि अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पतंग के पीछे का इतिहास क्या रहा है और इसके पीछे का क्या साइंस रहा है। तो उसी के बारे में आज का ये ब्लॉग है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पतंग से जुड़ी हुई जितनी टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पतंग अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग आकारों की होती है। जैसे कि मेरे पास ये अभी तिरंगा वाला पतंग है, चतुर्भुजाकार है, चौकोर पतंग है और इसको उड़ाने के लिए धागे की ज़रूरत होती है। धागा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मंझा हुआ धागा, मांझा बोलते हैं। मांझा वाला जो धागा होता है, जिसको स्पेशली इसको तैयार किया जाता है, इसमें शीशे को महीन बारीक पीस करके हम लोग जब बचपन में पतंग उड़ाया करते थे तो बचपन में जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी, ट्यूबलाइट का जो शीशा होता था, जो कांच होता था, उसको महीन बारीक पीस करके फिर उसको एक गम में एक ग्लू के थ्रू, हमारे यहाँ उस समय भात, जो हम लोग का जो घर में जो भात बनता है उसका यूज करते थे। तो भात और वो जो महीन शीशा वाला जो पाउडर हुआ करता था, ट्यूबलाइट का महीन शीशा हुआ पाउडर जो हुआ करता था, पीसा हुआ पाउडर, उन दोनों को पेस्ट बना करके और धागे पे उसका लेप चढ़ाते थे और इस प्रकार से मांझा जो धागा होता है वो तैयार करते थे। तो मांझा एक विशेष प्रकार का धागा होता है और उस धागे का प्रयोग करके आप दूसरे पतंग को काट सकते हैं। तो मांझा धागा इतना वो तेज़ होता है कि उससे आपकी उंगलियां भी कट सकती है। तो धागा एक नॉर्मल धागा हो गया और दूसरा हो गया मांझा हुआ धागा। और उस धागे को जिस डिवाइस में लपेटा जाता है, फिलहाल यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इस डिवाइस को हम लटाई कहते हैं। लटाई और बेसिकली ये दो टर्मिनोलॉजी है। अब हम बात करते हैं पतंग की। पतंग को कई नामों से पुकारा जाता है। कहीं पे इसको गुड्डी कहा जाता है, कहीं पे इसको पतंग कहा जाता है। हमारे बिहार में इसको तिलंगी कहा जाता है। पतंग तो कहते ही हैं, पतंग थोड़ा सा कि वो किताबी वर्ड हो गया, तो इसको तिलंगी कहा जाता है, पतंग कहा जाता है, गुड्डी कहा जाता है। आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं पतंग की। तो पतंग में कन्नी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंग को सबसे पहले इसको नाथा जाता है। ये जो धागा जो आप देख रहे हैं, एक ऊपर और ये नीचे, यहाँ पे ऊपर में गांठ दिया जाता है और नीचे में भी गांठ दिया जाता है। उस गांठ को बेसिकली कन्नी कहा जाता है, कन्नी, है ना। तो जब हवाएं तेज होती है, हवाएं जब तेज होती है तो इस ये जो दोनों धागे को, ये धागा और ये धागा, दोनों धागे को बराबर रखने की कोशिश किया जाता है और बराबर रखते हैं जब हवाएं तेज होती है। लेकिन जब हवाएं मंद पड़ जाती है, धीमा होती है, तो आगे वाले धागे को, जो फ्रंट वाला जो धागा होता है, जो कि इस पतंग को ऊपर उठाने में जिम्मेवार होता है, तो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी रखी जाती है। तो बेसिकली ये है। और कभी कभी पतंग जो होता है, पतंग का ये जो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, तो ये दोनों कभी, ये बेसिकली ये बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कभी कभी वन साइड जो होता है थोड़ा ज़्यादा भारी होता है और जिधर भारी होता है तो उधर की तरफ पतंग का जो मुड़ाव होता है, जो झुकाव होता है, वो ज़्यादा होता है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हम कन्नी देते हैं, कागज़ की कन्नी देते हैं, तो उसको भी कन्नी कहा जाता है। और बेसिकली इस धागे में जो गांठ देते हैं उसको तो कन्नी कहते ही कहते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं चीन।
जहां से माना जाता है कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले चीन से पतंग उड़ाने की जो कला है, जो पद्धति है, इसकी शुरुआत हुई। और एक मशहूर किंवदंती के अनुसार चीन के किसी किसान ने अपने टोपी को तेज़ हवाओं से बचाने के लिए उसने अपने टोपी में एक रस्सी बांधा था और उसी समय से पतंग की शुरुआत हुई। और उस टोपी बचाने का जो सिस्टम था, जो उसने तैयार किया था, टोपी में एक रस्सी बांधी थी और वहीं से पतंग की शुरुआत हुई, उसका जन्म हुआ। पतंग उड़ाने के लिखित इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 200 ईसा पूर्व चीन में हान राजवंश हुआ करता था और उस हान राजवंश के सेनापति हुआ करते थे हान सेन। और हान सिंह जो सेनापति थे, जो जनरल थे, उनको एक शहर पे सुरंग बना करके, सुरंग खोद करके हमला करना था। सो उस सुरंग की लंबाई कितनी होगी, उसकी मेज़रमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए हान सिंह जो जनरल हुआ करते थे, उन्होंने पतंग उड़ाई थी ताकि उस सुरंग की लंबाई कितनी हो वो जान सके। तो बेसिकली ऐसा कुछ इतिहास रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया में ये कैसे पहुंचा, भारत तक कैसे पहुंचा, तो 13वीं शताब्दी में, तकरीबन 13वीं शताब्दी में व्यापारियों के द्वारा ये चीन से होता हुआ कोरिया पहुंचा, कोरिया से फिर जापान, जापान बर्मा, भारत, ऐसा करते हुए जो है 13वीं शताब्दी तक ये है पतंग उड़ाने की जो कला है वो भारत तक पहुंचा। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये 15वीं शताब्दी में पहुंचा और इसका जिक्र वास्को डी गामा ने अपने एक किताब में किया है। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय भी पतंग उड़ाया गया था, जिस पे पतंग पे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लिखे हुए थे। इसका जिक्र मिलता है, हमारे इतिहास में मिलता है कि जब साइमन कमीशन 1928 में जब आया तो फिर उसको बाहर भेजने का साइमन कमीशन गो बैक लिखा हुआ पतंग उड़ाया गया था। इसका इतिहास में जिक्र है, ये बात तो है ही। और अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और ये पतंग इतनी दूर उड़ गई थी कि वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी, ऐसा माना जाता है। निकिता देसाई की पुस्तक अ डिफरेंट फ्रीडम, काइट फ्लाइंग इन वेस्टर्न इंडिया के मुताबिक पतंग उड़ाने का जिक्र रामायण और वेदों में भी मिलता है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी इसका पतंग उड़ाने का ये इतिहास रहा है। और अब हम बात करते हैं पतंग उड़ने के पीछे का क्या साइंस है। तो देखिए, पतंग उड़ाने में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो कि पतंग जब उड़ती है तो उसको नीचे खींचने के लिए जिम्मेवार होती है। गुरुत्वाकर्षण तो नीचे खींचेगा ही। पतंग में जो डोर बंधी होती है वो उसको दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, हवा का दबाव होता है। और पतंग में जो कन्नी होता है, जो ऊपर वाली जो कन्नी होती है, वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो कन्नी जो हुआ करता है, ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। ऊपर की तरफ खिंचाव लगता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है। और ये जो धागा जो होता है, धागा इसको उठाने में मदद करता है, जिस पे दबाव होता है। तो मोटा मोटी यही है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।